हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर का वह पार्ट जिस पर आगे चल करके एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे हम मगध कहते हैं। वही मगध जो महाजनपद से निकल करके मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य की धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को मार करके एक नए वंश की स्थापना करता है, तो वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना होती है जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। वही धरती जिस धरती पर बिंबिसार जैसा व्यक्ति, अजातशत्रु जैसा व्यक्ति, पाटलिपुत्र को स्थापित करने वाला उदयन जैसे व्यक्ति का जन्म होता है। वही वो पाटलिपुत्र जहां पर चाणक्य और साथ ही साथ चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट की उत्पत्ति होती है। और वहीं पर हम अशोक के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसे सम्राट अशोक कहते हैं। आज हम उसी मगध के उत्कर्ष की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें सीधा सीधी सवाल पूछता है कि मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे। सीधा सीधी सवाल, क्योंकि 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद में से एक महाजनपद क्या था? मगध भी था। और वही वो मगध जिस मगध की धरती से सारे महाजनपद को मिला करके एक साम्राज्य की नींव रखी गई। तो सवाल यहां बनता है कि जब सब महाजनपद तो थे ही, तो उसमें आखिर मगध में ऐसी क्या खास क्वालिटी थी, या ऐसी खास क्या बात थी कि मगध धीरे 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 अपने साथ अन्य 15 महाजनपद को मिला लेता है और एक दिन पूरी कंप्लीट मगध साम्राज्य का नींव रख देता है। आज दोस्तों हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। मगध का उत्कर्ष, किसका उत्कर्ष? मगध का उत्कर्ष कहिए या मगध का उदय कहिए, कि मगध का उदय कैसे हुआ, मगध का उदय कहिए या मगध का विकास कैसे हुआ, ये सारी कहानी दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों आपकी वीडियो ये लंबी हो जाए, लेकिन कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 यहां से महत्वपूर्ण लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको आज करा करके ही दम लेंगे, या करा करके ही आगे निकलेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग भी अगर ये देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी मगध का उत्कर्ष एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो एग्जाम हॉल में जब मेंस का कोई लिखता है तो वहां भी क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए दोस्तों सीधा सीधी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मगध की, कि इसमें कहा गया है कि 16 महाजनपद में प्रथम, यानी जो 16 महाजनपद था उसमें प्रथम यानी पहला कौन निकला? मगध निकला। यानी मगध ने अपने आप को ये कौन सी नीति अपनाई, कौन सा कारण अपनाया, क्या किया उसने कि आगे बढ़ गया, और जिसकी राजधानी हम पाटलिपुत्र के रूप में पिछले वीडियो में हमने किया था कि मगध की 2 राजधानियां थी, पहला राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र। तो दोस्तों सवाल देखिए, अब यहीं से बनता है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, द राइज ऑफ मगधा, अर्थात मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। यानी मगध का उत्कर्ष कहिए या दोस्तों मगध का विकास कहिए, उत्कर्ष कहिए, या मगध का विकास कहिए, या दोस्तों मगध का उदय कहिए। जो कहिए, इसके पीछे सीधा सीधी सवाल एक आता है कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे, उस कारण को आप बताइए। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या आएगा? सीधा पहला क्वेश्चन आ सकता है कि मगध के उत्कर्ष का कारण बताइए, या 6ठी से लेकर के 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध कैसे आगे निकल गया, इसके पीछे क्या कारण था, इसे बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे ही क्वेश्चन मान लें तो क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, अर्थात आधुनिक बिहार में पाया जाने वाला वह स्थान जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन गया, कैसे? क्वेश्चन दोस्तों बन गया कैसे, आखिर वो क्या वजह था, क्या कंडीशन था, कैसे ये एक महाजनपद शक्तिशाली बना। तो दोस्तों अगर हम मैप में नजर डालें तो यही वो जगह था जिसे हम
मगध कहते थे। मगध के राजाओं ने अपने विकास के लिए, मगध के आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर 3 प्रकार की नीति अपनाई थी। मगध के जो भी राजा हुए या मगध में जो भी वंश हुए, कई वंश ने मगध पे शासन किया, तो इन्होंने 3 प्रकार की नीति अपनाई थी। इसके अलावा कई कारण भी थे। 3 प्रकार की नीति के माध्यम से ये लोग आगे बढ़े थे, और वही तीनों नीति जो थी, जिसमें से एक नीति पहला थी, जिसे पहली बार मगध का शासक बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, उसने हिंदुस्तान में अप्लाई किया था, जिसे हम वैवाहिक नीति कहते हैं। वैवाहिक नीति कहते हैं, वैवाहिक नीति कहते हैं दोस्तों, यानी विवाह की नीति कहते हैं। और इस विवाह की नीति के माध्यम से दोस्तों, यानी विवाह की नीति, विवाह की नीति अपनाया, और इस वैवाहिक नीति के माध्यम से इसने 3 महाजनपद को अपने साथ मिला लिया था। यानी वैवाहिक नीति के तहत कितने को मिलाया था इसने? 3 महाजनपद को मिला लिया था। ठीक है, महाजनपद को आपस में मिला लिया। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो दूसरा जो एक और कारण था, इसे हम कहते हैं मित्र नीति। क्या बोलते हैं दोस्तों? मित्र नीति। इसके तहत भी इसने 3 मित्र बनाया था, जिसे हम महाजनपद कहते हैं। 3 महाजनपदों को उसने अपनी नीति में ढाल लिया था। इसके अलावा एक और नीति थी, जिसे हम युद्ध नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, युद्ध नीति के नाम से जानते हैं। और युद्ध नीति के तहत उसने सिर्फ और सिर्फ एक महाजनपद को मिलाया, जिसका नाम था अंग। कब? शुरू में किसने? बिंबिसार ने, क्योंकि मगध की धरती पर कई वंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला वंश हर्यक वंश था। दोस्तों यहीं पर हम बात करें, यानी सॉरी, ये क्या कहते हैं? युद्ध नीति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? युद्ध नीति अपनाया था। ठीक है, जिसके तहत इसने अंग को जीत करके मिलाया था। मगध की धरती पे कई वंशों ने भी शासन किया था। अगर देखा जाए तो मगध की धरती पर कई वंशों ने जो शासन किया था, इसमें से पहला वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश के राजा जो थे, प्रथम संस्थापक के तौर पे, वो थे कौन? बिंबिसार। इसके बाद यहाँ पर शिशु नाग वंश भी आया था। शिशु नाग वंश भी शासन किया, जिसमें कालाशोक जैसे महान शासक भी आया। और उसके बाद से तीसरा नंद वंश भी था। नंद वंश था, जिस नंद वंश का महान शासक घनानंद या महापद्म नंद को हम कह सकते हैं, महापद्म नंद था। तो दोस्तों हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि ये था क्या, कैसे कैसे विकास हुआ। एक बार में तो ये समझ में आएगा नहीं, तो कैसे ये आगे निकला, इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो पहली तो बात ये थी कि इसने आगे बढ़ने के लिए 3 तरह की नीति अपनाई थी, जिसे हम वैवाहिक नीति कहते हैं, या मित्र नीति या युद्ध नीति। 3 थी। 3 महावन वहां पे वंश भी थे। अब देखिए, अगर लोकेशन की बात करें तो जो आपको यहाँ पर रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये आपका असली महाजनपद यही था। यानी वही महाजनपद जिसकी हम बात करें, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाएं आपको, तो इस नक्शे के ऊपर देखा जाए तो ये गंगा नदी बहती है, और ये यमुना नदी, इधर से सोन नदी, और यही के नीचे यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर एक मगध महाजनपद का उदय हुआ। यही वो गंगा नदी, जैसे आप देखेंगे कि इसमें ये हमारा गंगा नदी आती है, नीचे से आकर के यमुना नदी यहाँ पर आकर के मिल जाती है, और यहाँ से ये हमारा सोन नदी नीचे से आती है, ऊपर से हमारी और कई नदियां आती हैं, और इसी की धरती पर यहाँ पर मगध अपना बसा हुआ है। मगध वहीं पर था जो अपने आप में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली था, यानी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर था। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो दोस्तों अगर देखें तो ये जो कलर है मगध के लिए, ये जो कलर है, ये कलर इसकी वैवाहिक नीति का परिणाम था। क्योंकि मगध ऊपर में वज्जी था, और वज्जी जिसे हम लिच्छवी या राजधानी वैशाली के रूप में जानते थे, और वहीं के राजा चेटक थे, जिस चेटक की पुत्री चेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? मगध के राजा बिंबिसार के साथ हुआ था। तो एक तो मित्र वैवाहिक नीति के तहत ये भी इनके रिश्ते में आ ही गए थे। दूसरा आप यहाँ देखेंगे तो कौशल मिलेगा आपको, और कौशल जहाँ का राजा महाकौशल थे, और उन्हीं की
बहन महाकौशला थी। कौन थी? उन्हीं की बहन महाकौशला थी और उसी महाकौशला का विवाह किसके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ हुआ था, जिसके तहत उन्हें काशी मिल गया था। तो इस प्रकार यहां देखा जाए तो काशी भी इनके कब्जे में आ गया था, जो ये वाला काशी का इलाका था। और उसके बाद आगे महाकौशल के बाद प्रसेनजीत होते हैं और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से होता है, और जिसके कारण प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद कौशल भी एक तरह से किसके हिस्से में आ जाता है? तो मगध के हिस्से में ही आता है। और इस प्रकार से दो तो इधर हो गया, एक इधर से क्षेमा मद्र नरेश की होती है, और इस तरह से ये वैवाहिक नीति के तहत इतना बड़ा अपना साम्राज्य कर लेते हैं। उसके बाद मित्र नीति के तहत ये अवंती को, वत्स को, इन लोगों को मिला करके ऊपर में तक्षशिला था, गंधार था, कंबोज था, उनको मिला करके अपने साम्राज्य को फैलाने का काम मगध करता है। और इस तरह से धीरे धीरे, और लास्ट में जो ये अंग होता है यहाँ पर, इस अंग के साथ युद्ध लड़ता है और अंग को मिला लेता है, और फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार धीरे धीरे करते करते पूरा रूप से मगध विस्तार कर लेता है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। उस 7 पॉइंट पे हम बात करेंगे जो एग्जाम हॉल में आएगा, वही 7 पॉइंट लिखना होगा दोस्तों। बाकी तो ये कहानियों के दौर से हम इतनी सारी बातें यहाँ पे पढ़ते हुए निकल चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक पॉइंट समझते हैं। आपका क्वेश्चन यहीं पर है जो हमने बताया, और इतना बात आप समझ गए। अगर ये भी लिख देते हैं तो आपको इससे भी नंबर मिल सकता है, लेकिन एक एक पॉइंट आप आगे लिखते चलिएगा, हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ये है दोस्तों मगध। यहाँ पर जो हमने देखा यही मगध था, और इसमें अब कह रहा है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी थी। पहला पॉइंट, यानी आधुनिक इतिहासकार के अनुसार कई कारण थे, कई कारण बताते हैं जिन कारणों की वजह से मगध आगे निकला। तो उसमें से एक कारण तो ये था, मगध क्षेत्र में खेती उपज खास तौर पर अच्छी थी। यानी खेती अच्छी थी। कैसे अच्छी थी? तो दोस्तों एक ये डायग्राम आप यहाँ पर जरूर बनाइएगा, और इस डायग्राम के माध्यम से ही आप समझाने का एग्जाम हॉल में कोशिश करिएगा। चित्र हमेशा एग्जाम हॉल में बनाते हैं इतिहास में, जिससे नंबर हमें पर्याप्त तौर पे अच्छा मिलता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर दोस्तों भारत के नक्शे की बात करें, अगर हम यहाँ पर थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। ये देखिए, हम अभी यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, एक छोटा सा नक्शा हम बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखिए, ये हमारा था यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर मगध था। यही हमारी गंगा नदी ऊपर से आती थी, और इस गंगा नदी की इधर से हमारा जमुना नदी जुड़ जाती थी, और इसमें ये हमारा मगध हो गया। यहाँ पर ये मगध हो गया, और इसमें गंगा नदी ऊपर से आई, यहाँ से यमुना नदी जुड़ गई, और नीचे से एक नदी आ करके जुड़ जाती थी जिसे हम सोन नदी कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई गंगा नदी, ये हो गया हमारा जमुना, ये सोन नदी हो गया, और नीचे हमारा छोटा नागपुर का यहाँ पर क्या था? पठार था। अब देखिए, इधर से जो नदी आई सोन नदी हो गई। अब इस सोन नदी का क्षेत्र भी क्या था? उपजाऊ का इलाका था। ऊपर का क्या हो गया? गंगा नदी हो गई। गंगा नदी के क्षेत्र के नीचे का मिट्टी का उपजाऊ इलाका था। नीचे में यहाँ पर क्या था? छोटा नागपुर का पठार था। छोटा नागपुर का पठार था, और इस छोटा नागपुर के पठार में 2 तरह के चीज थे। एक तो यहाँ पर खनिज था, खनिज के रूप में कई सारे धातु, और दूसरे में यहाँ पर हाथी। हाथी का इस्तेमाल हम युद्ध में कर सकते थे, और खनिज का इस्तेमाल हम अस्त्र और शस्त्र बनाने में कर सकते थे, जिसके कारण यहाँ पर ये पूरी रूप से मगध एकदम सुरक्षित था। कहीं पर से भी कोई दिक्कत नहीं था। तो जो ऊपर से गंगा नदी आती थी और नीचे से ये सोन नदी जाती थी, जिसके बीच का ये क्षेत्र मगध पड़ता था, और ये मगध एक बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। यानी मगध क्षेत्र में खेती की उपज ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर चारों तरफ से नदियों के होने के नाते मिट्टी वहां पर उपजाऊ थी, इसलिए वो एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उत्कर्ष कर रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोहा की खदानें आधुनिक झारखंड। अब देखिए, नीचे जो छोटा नागपुर का ये इलाका था, ये छोटे नागपुर के इलाके में ही तो आज झारखंड पड़ता है। तो अगर हम यहाँ नक्शे की बात करें, अगर हम पूर्ण रूप से, तो ये हम निकाल दें, और ये तो बीच में हमारा ये क्या था?
यही तो था वो झारखंड का इलाका जिसे हम क्या बोलते थे दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार बोलते थे। छोटा नागपुर का पठार था, और यही वो छोटा नागपुर का पठार था दोस्तों जो पूर्ण रूप से दो चीजों के लिए प्रचलन में था। एक तो यहाँ पर खनिज की मात्रा पर्याप्त रूप से थी, जहां पर लोहा भी था, और दूसरा यहाँ पर हाथी भी पर्याप्त रूप में था जिसका इस्तेमाल हम युद्ध में करते थे। और इन दोनों ही चीजों में इस्तेमाल किया। अजात शत्रु ने जब युद्ध लड़ा था तो दो प्रकार के यहाँ पर युद्ध में अस्त्र का इस्तेमाल किया था। एक महाशिला कंटक, क्या था, महाशिला कंटक एक था जो अस्त्र था एक, और दूसरा एक रथ मूसल था। रथ मूसल यानी जब राजा ने इस्तेमाल किया था दो प्रकार के यहाँ पर हथियारों का, तो ये भी हथियार किससे बने थे, इसी खनिज तत्वों से बनाए गए थे जो उसके लिए पर्याप्त था और उसे मदद कर रहा था। ठीक है, अब समझ में आई। अब चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मगध वाला। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मगध के उत्कर्ष में एक कारण तो ये भी था कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर क्या थी, अच्छी थी, और लोग वहां पर खेती बहुत अच्छे से करते थे। दूसरी बात थी कि लोहे की खदान जो हमने छोटा नागपुर में देखा, जो निचला इलाका यहाँ का था छोटा नागपुर का, और झारखंड में आसानी से उपलब्ध थी। और दूसरी जिससे कि उपकरण भी बना सकते थे और हथियार बनाकर सरल हो जाता था। तो इस तरह से ये दो कारण तो बहुत महत्वपूर्ण थे जो मगध के उत्कर्ष में क्या कर रहे थे, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने दूसरा बताया था कि नीचे का इलाका इस मगध में, जो यहाँ पर ये मगध था, नीचे का इलाका जो था जो झारखंड में था, यहाँ पे जंगल था, और इस जंगल में दोस्तों क्या थे, हाथी थे, और इस हाथी का इस्तेमाल मगध अपने युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल करता था। तो तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण हो गया कि जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे जो सेना का महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। अब इस इलाके में जो यहाँ पर जो ये क्षेत्र बनता था मगध का, और इसमें यहाँ पर अंग बनता था, यहाँ पे छोटा नागपुर का ये पूरा का पूरा क्या था दोस्तों, पठार था, और यहाँ पर क्या थे, पूरा हाथी था। और इस हाथी का इस्तेमाल मगध ने क्या किया, युद्ध के रूप में किया। तो जंगल क्षेत्र होने के नाते उसको लाभ मिला। तो अब देखिए आपने क्या क्या लाभ मिला, हथियार का लाभ मिला, जंगल का लाभ मिल रहा था, साथ ही साथ वहां पर उपजाऊ मिट्टी भी बेहतर थी जिससे आवागमन सबकी सुविधा बेहतर थी, वहां पर आने जाने का रास्ते भी थे, जल मार्ग का प्रयोग कर लेता था, साथ ही साथ मिट्टी उपजाऊ भी थी, चारों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करने में 10 बार पहले सोचता भी था। और इस तरह से चौथा जो था वो सबसे बड़ी बात थी कि गंगा, सोन नदी और उप नदियों से घिरे होने के कारण आवागमन सस्ता और सुलभ था। अभी बताया ना कि यहाँ पर क्या थी, ये सोन नदी, ये गंगा नदी, और यहाँ पर एक पुनपुन नदी बहती थी। इन तीन नदियों से घिरे होने के कारण जो था क्या था, यहाँ का जल मार्ग बेहतर था। क्या था दोस्तों, जल मार्ग बेहतर था, जल मार्ग आसानी से होता था और आना जाना बड़ा ही आसान था। मतलब एक साथ दो फायदा, एक तो आने जाने का फायदा, रास्ता तय क्लियर हो गया, दूसरी मिट्टी उपजाऊ हो गई, और दूसरा व्यक्ति भी जल्दी बाहर से आने में 10 बार सोचेगा कि चलो भैया अंदर हम कैसे जाएं, जो ऑलरेडी समुद्र में ही रहता है तो फिर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर क्यों करें। चारों तरफ से नदियां हैं तो निश्चित तौर पर मगध अधिक शक्तिशाली होगा। और ये था, और इसके अलावा यहाँ पर जो राजा थे वो तो महत्वाकांक्षी थे ही। आपने देखा कि राजाओं ने 3 प्रकार की नीति अपनाई, युद्ध नीति, क्या कहते हैं, युद्ध नीति, मित्र नीति और वैवाहिक नीति के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को फैलाया। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है इतिहास में कि जहां तक तलवार गई तो तलवार, और नहीं तो विवाह की नीति अपना लीजिए साम्राज्य को अगर आपको फैलाना है तो। यानी तलवार के बल पे जहां तक अगर आपने जीत लिया वहां तो आपका हो गया, और उससे आगे आप नहीं जीत पा रहे हैं तो विवाह कर लीजिए। ऐसा हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इतिहास जब पढ़ेंगे तो बहुत ऐसे राजा हुए जिन्होंने वैवाहिक नीति के माध्यम से भी अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास
किया था। तो चौथा पॉइंट आपका ये हो गया, गंगा सोन नदियों के बीच में, जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यही वाला जो इलाका था दोस्तों। ये होने के नाते यहाँ की उपजाऊ मिट्टी बहुत ही तेज थी। इसके अलावा दोस्तों और क्या था, अब देखिए, अब ये मगध ही तो था यहाँ पर, और ये समय जब हम 6ठी शताब्दी की बात कर रहे थे तो इसी समय तो भारत में बौद्ध धर्म का भी तो उदय हुआ था। और चूंकि कहा जाता है कि मगध में आर्यों का उतना आवागमन नहीं हुआ था, क्योंकि आर्य जो ये थे, जो ये हमारे मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जो आर्य थे यहाँ पर, जो वैदिक काल में आए थे, वो मगध वाले इलाके में उतना प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर वैमनस्य की स्थिति नहीं थी, यानी लोगों के अंदर भेदभाव ज्यादा नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिकल्पना उतना नहीं था। तो इसलिए यहाँ के लोग बड़ी ही एक साथ रह करके भूमिका निभाते थे। तो पांचवा कारण जो था सबसे महत्वपूर्ण, कि बौद्ध और जैन लेखकों के अनुसार मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण शासकों की नीतियां थी और उनकी महत्वाकांक्षा था। यानी एक तो उनकी नीति, जिसको इन लोगों ने अपनाया सारी नीतियों को, और क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन एक महत्वपूर्ण शासक भी थे, महत्वाकांक्षी शासक थे, वो रुकने वाले शासक नहीं थे। उनके अंदर भूख कम ही नहीं होती थी, एक को मिलाया, दूसरे को मिलाया, तीसरे को मिलाया, चौथे को मिलाया, ऐसे करके लगातार वो अपनी संख्या बढ़ाने में, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। यानी उनकी विजय की भूख जल्दी खत्म होती ही नहीं थी। और ऐसे भी को महत्वाकांक्षी आदमी होता है, उसकी भूख कहाँ खत्म होती है, वो तो मेहनत करना जानता है और मेहनत के बल पे अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्त मेरे मित्र, कि वो लोग क्या करते हैं, एक नौकरी अगर छोटी सी मिल गई, जिंदगी खुश है, वहीं पे वो रह जाते हैं, महत्वाकांक्षी नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को एक नौकरी मिला, 2 नौकरी मिला, 3 नौकरी मिला, छोटे से बढ़ते बढ़ते एक दिन वो क्या बनता है, IAS अधिकारी, और वहां तक के भी आगे बढ़ने का प्रयास कहता है। इसी को महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो अब दोस्तों यहां पर मगध के शासकों ने, मगध के शासकों ने 3 नीति अपनाई थी। कितनी नीति? 3 नीति अपनाई थी। यहां पर हमने आपको पहले बताया था कितनी नीतियां, 3 नीति अपनाई थी। एक युद्ध नीति थी, एक वैवाहिक नीति थी, और एक उन्होंने मित्र नीति अपनाई थी। और इसके माध्यम से कहा था, बिंबिसार ने 3 शादियां करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया था और फिर आगे बढ़ा था। इस मगध की धरती पर 3 वंशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला वंश यहाँ पे कौन था? इसे हम हर्यक वंश कहते थे। यही वो हर्यक वंश था जिसे हम पितृहंता वंश भी कहते थे। पितृहंता वंश कहते थे, क्योंकि इसके जो भी राजा हुए उन्होंने अपने पिता को मार करके ही वो खुद गद्दी पर बैठते थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहते थे। इसके महत्वपूर्ण 3 शासक हुए। एक तो बिंबिसार था, महत्वपूर्ण शासकों में एक कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। दूसरा अजातशत्रु था, और तीसरा एक उदयन था। ये 3 शासकों ने मगध को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा वंश आता है जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिशुनाग वंश कहते हैं दोस्तों। और इस शिशुनाग वंश में 2 शासक हुए। एक तो खुद ही शिशुनाग था। क्या नाम था दोस्तों? शिशुनाग। और दूसरा कालाशोक। कालाशोक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अजातशत्रु जो था, इसके समय में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय में हुआ था? इसके समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत आप मिला जुला करके इसको देखिएगा। यहाँ से मैं बताया पहली बौद्ध संगति, यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति। पहली जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी। ठीक है। दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे वंश था दोस्तों, उसका नाम था नंद वंश में 2 शासक हुए। एक तो महापद्म नंद और दूसरा हुआ
घनानंद। घनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश की नींव रखी थी दोस्तों। तो इस प्रकार राजा भी वहां के महत्वाकांक्षी थे और उनके पक्ष में परिणाम भी होता जा रहा था, इसीलिए वो बहुत तेजी से मगध आगे निकला। तो पांचवा पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों, ये पांचवा पॉइंट लिख करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन अगर 8 नंबर में आता है तो आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा, बशर्ते कि आप वो चित्र बनाइएगा, जो हमने चित्र यहाँ पे कई जगहों पे बनाया है। इसके अलावा दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। अब देखिए प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगीर जो थी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगीर किससे घिरी थी, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने के नाते यहां पर क्या था, कोई बाहरी आदमी जल्दी आ ही नहीं सकता था। चारों तरफ से पहाड़ और बीच में राजधानी। अगर कोई नीचे से चढ़ करके ऊपर जाएगा, एनसीईआरटी में देखिएगा चित्र दिया हुआ है, नीचे से चढ़ करके अगर ऊपर की तरफ को जाता है तब तक ऊपर बैठा हुआ सेनापति उसको या सेना उसको नीचे ही टपका देगा, जिसकी वजह से वो नीचे ही रह जाएगा। तो इसलिए राजगीर अपने आप में एक सुरक्षित जगह था। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, ये क्या था, ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ से नदियों से क्या था, नदियों से घिरा हुआ था। तो अब चारों तरफ से नदियों से घिरने से वजह से नदियां इसकी खुद क्या करती थी, सीमाओं की सुरक्षित करती थी। तो इस प्रकार से दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था, पहली राजधानी राजगीर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और ये अपने आप में किसकी सुरक्षा कर रहा था, मगध का कर रहा था। इसलिए मगध का छठा पॉइंट, 8 पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से 6 पॉइंट को मैं डिस्कस किया। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका क्या, भौगोलिक स्थिति। यानी भौगोलिक स्थिति भी इसकी काफी ज्यादा मजबूत थी। ऊपर से पूरी तरह से क्या था, पहाड़ था, यानी हिमालय की तराई का इलाका बनता था, ये यहाँ का मगध का क्षेत्र बनता था। इसके अलावा ये पूरा का पूरा वैवाहिक नीति के तहत इसने युद्ध जीता था, ये पूरा का पूरा इसने मित्र नीति के तहत, और यहाँ पर उसने संदेश भेज करके धीरे धीरे पूरे को जीत करके आपस में मिला लिया था। तो भौगोलिक स्थिति इसकी बेहतर थी, चारों तरफ से सुरक्षाएं थी, पहाड़ का होना हो या नदी का होना हो या आने जाने का सुगम रास्ता हो, हर प्रकार का कंडीशन इसके फेवर में था, इसलिए मगध जीत रहा था। राजा भी महत्वाकांक्षी थे। इसके अलावा दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण था वो आर्यों का विलंबीकरण। क्योंकि देखिए अगर ये नक्शे पे देखे जाए तो यहाँ पर ये हो गया आपको गंगा नदी, ये हो गया आपको नीचे से यमुना नदी, ये हो गया आपको सोन नदी जो नीचे से निकलती थी, ये इलाका आपका मगध का हो गया, ठीक है। और ऊपर में ये गंडक नदी थी। आपको देख लेना चाहिए कि ये गंडक नदी जो है, इसी गंडक नदी तक इधर से आर्य लोग आए थे। यानी आर्य जब यहाँ से फाइनली यूपी बिहार में जब आए थे, कहाँ से, पंजाब से, सप्त सिंधु प्रदेश से जब ये लोग एंट्री किए थे इधर, तो फाइनली ये कहाँ तक, तो ये कहते हैं कि सदा नीरा नदी तक ही आए थे बिहार में। और इसी सदा नीरा नदी को हम क्या कहते हैं, हम गंडक नदी के नाम से, गंडक के नाम से हम जानते हैं। तो आर्य यहीं तक आए, तो जो आर्यों की जो गलतियां थी, यानी आर्य की जो कमियां थी, वो कमी क्या थी, वो जो कमी थी वो मगध में प्रवेश नहीं कर पाया। जो उनके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो भेदभाव की नीति थी, वो नीति क्या हुआ, मगध में प्रवेश नहीं कर पाया। इसलिए मगध के जो लोग थे, ये लोग आपस में क्या थे, एकजुट थे। मगध के लोग जो थे वो एकजुट थे। यही वजह था कि मगध के राजाओं ने अपने यहाँ 2-2 बौद्ध संगति कराया। क्या कराया, 2-2 बौद्ध संगति कराया। अब एक तो राजगीर में, दूसरा वैशाली में। इससे क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो भी मगध के साथ आ गए। क्योंकि मगध बौद्ध जो थे, बुद्ध जो थे, वो खुद क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों से उनकी लड़ाई थी, तो क्षत्रिय भी इनके साथ आ गए। वैश्य तो ब्राह्मण से नाराज थे ही, तो वैश्य भी आ गए, और शूद्र तो वैसे भी नाराज थे। तो ये तीनों का तीनों समर्थन किसको मिल रहा था,
तीनों समर्थन मगध के राजा को मिल रहा था। और 3 समर्थन जब मिल जाए, ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, तो क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, तीनों का जब समर्थन मिल रहा था तो निश्चित तौर पे वहां पे मगध आगे निकलेगा। और यही वजह था कि मगध धीरे धीरे आगे निकलना शुरू कर दिया था और वो आगे भी निकलने लगा था। तो ये आर्यों के विलंबीकरण का ये नतीजा था कि मगध का उत्कर्ष भी एक बेहतर तरीके से हुआ। और धीरे धीरे इस मगध ने पूरे के ऊपर राज करते हुए, मगध में मिलाते हुए और अपना एक साम्राज्य बनाया जिसे मगध एम्पायर के नाम से जानते हैं, मगध साम्राज्य कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको हमने 8 नंबर का एक क्वेश्चन कराया कि मगध के उत्कर्ष में क्या क्या कारण थे। हमने आपको 8 कारण बताया। आर्यों का विलंबीकरण, भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा राजगीर और पाटलिपुत्र का पहाड़ियों और नदियों से घिरा होना, राजाओं का महत्वाकांक्षी होना उनकी वैवाहिक नीति के तहत। इसके तहत हमने ये भी बताया कि वहां पे खाद्यान्न का पाया जाना, खाद्यान्न में मान लीजिए लोहा का पाया जाना, इसके अलावा जंगल क्षेत्र का होना, अस्त्र शस्त्र का होना, चारों तरफ से नदियों से घिरने के कारण मिट्टी उपजाऊ होना। ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मगध बड़ी तेजी से आगे निकला और मगध एक दिन एक मगध साम्राज्य के रूप में बदल गया। अब दोस्तों कहा जाता है कि राजगीर का अर्थ क्या होता है, तो राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। ये छोटे मोटे एनसीईआरटी के शब्द है। राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। मगध की धरती पर 3 वंशों ने शासन किया था। आगे भी मौर्य साम्राज्य वहां पर आएगा, मौर्य वंश भी आएगा, लेकिन मगध जब तक उत्कर्ष कर रहा था तब तक यहाँ पर 3 थे। एक हर्यक वंश जिसे प्रीतहंता वंश कहते हैं, इसमें हमने आपको पहले ही लिखवा रखा है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हुए। शिशुनाग वंश जिसमें शिशुनाग और काला शोक जैसे व्यक्ति हुए, और नंद वंश जहां पे महापदम नंद और घनानंद जैसे व्यक्ति मैंने पहले ही लिखवा रखा था, ये हुए। इसके बाद इसी मगध की धरती पर चौथा जो वहां पे वंश आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौर्य वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मौर्य वंश कहते हैं। यानी चौथा। और 5वां जो यहाँ आता है उसे हम लोग यहीं पर कर्ण वंश कहते हैं। चौथा जो होता है दोस्तों, 5वां यहाँ पर आता है जिसको हम लोग पहले तो क्या बोलते हैं, शुंग वंश कहते हैं, शुंग वंश कहते हैं। और इसके बाद जो छठा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण वंश कहते हैं। तो मगध की धरती पर धीरे धीरे इतने वंशों ने ही शासन किया। इसके बाद यहाँ से सातवाहन अलग निकल गए। इसी को हम लोग याद करते हैं हर्यक वंश, जिसे हमने कहा हसीन माशुका। तो अगर आप दोस्तों देखें यहाँ पर तो हसीन माशुका में ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश और क से कर्ण वंश। ये आपके क्या थे, ये यहाँ पर मगध की धरती पर शासन करने वाले टोटल साम्राज्य से लेकर के महाजनपद से लेकर साम्राज्य तक 6 वंशों ने शासन किया था। आगे सातवाहन वहां से अलग चले गए थे प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र की तरफ। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको ये कराया, मगध का उत्कर्ष कराया। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो उसके लिए कोई आप डिले न करिएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको ये सफलता मिलेगी। और यहाँ से जो एमसीक्यू होगा वो भी बनेगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एमसीक्यू के अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और आना ही आना, ये मगध का उत्कर्ष तो क्लास 12 का फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, वो आते ही रहता है हमेशा। और मगध का उत्कर्ष हो, लोहे का प्रयोग हो या कोई बात हो, अभी तो इसकी जानकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसमें, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और मेरा अपडेट आपके पास पहुंचते रहता है। हम मुकुंदपुर में पढ़ाते हैं। मुकुंदपुर में बड़ा शिव मंदिर है, वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अपोजिट साइड में 2nd फ्लोर पे बिल्डिंग है बड़ी सी एक, उसी 2nd फ्लोर पे हमारा कोचिंग है, जहां पे हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। लड़के और लड़कियों का अलग अलग बैच चलता है। मुकुंदपुर से अगर कोई आदमी वीडियो देख रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे
आप मेरे पास एक बार आए और हमारी व्यवस्था को देखें। लड़कियों का 12वीं क्लास का बैच सुबह में लड़कों का 9 से लेकर 11 बजे तक, शाम में लड़कियों का बैच 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक 12वीं का होता है। 2 घंटे हम पढ़ाते हैं, बोर्ड होता है। उसके बाद 7 से 9 भी एक बैच होता है 12वीं क्लास का। 11th क्लास का सुबह में 8 से 11 और दोपहर में 4 से 5 लड़कियों का, सुबह में लड़कों का बैच होता है। दोनों ही हम सेपरेट पढ़ाते हैं। दोस्तों, एक बार आप हमें पढ़ाने का अवसर दें, एक बार हमारी क्लास में आए और हमारा डेमो लें और देखो कि मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ इससे भी बेहतर मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन में भी बेहतर पढ़ा रहा हूँ, वहां भी ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे आमने सामने होते हैं और वहां पर सवाल जवाब होता है, तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा समझ में आता है। जय हिंद, जय भारत।